नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने गेहूं की आपूर्ति, भंडारण और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 बीघा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति आज नई दिल्ली में सागरमाला परियोजना और उससे जुड़े अन्य मुद्दों की समीक्षा करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ाई। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनसे भारी मात्रा में विस्फोटकों से लदा वाहन जब्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइजी डी मायो के साथ वार्ता करेंगे। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू हो रही है और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रन से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये एक वैश्विक संगठन है जो जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। जीतो कनेक्ट सम्मेलन व्यापार और उद्योग जगत की मदद करने का एक प्रयास है। इसका लक्ष्य आपसी नेटवर्किंग और व्यक्तिगत वार्तालाप का अवसर प्रदान करना है। 3 दिवसीय सम्मेलन आज से पुणे के गंगाधाम एनेक्स में शुरू हो रहा है। इस दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गेहूं की आपूर्ति, भंडारण और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान इन मुद्दों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री को बैठक में मार्च से अप्रैल के महीनों में उच्च तापमान से फसलों की पैदावार पर पड़े दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। गेहूं की खरीद और निर्यात की स्थिति की भी समीक्षा की गई। भारतीय कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता मानदंड और मानक सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि भारत अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का विश्वसनीय स्रोत बन सके। श्री मोदी ने अधिकारियों से किसानों को अधिक से अधिक सहायता सुनिश्चित करने को भी कहा। प्रधानमंत्री को किसानों के लिए लाभप्रद मौजूदा बाजार दरों के बारे में भी जानकारी दी गई। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 बीघा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत करेंगे। श्री शाह भारतीय जनता पार्टी की राज्य शाखा के मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री ने कल भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 फ्लोटिंग सीमा चौकियों का उद्घाटन किया था। ये चौकियां सुंदरबन के दुर्गम क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। श्री शाह ने फ्लोटिंग नौका एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया और मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी। गृह मंत्री ने कल शाम दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में जनसभा को भी संबोधित किया। श्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और माफिया राज की समाप्ति के लिए संघर्ष करती रहेगी। ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तेलंगाना में चंद्रशेखर राव सरकार पर आरोप लगाया है कि वो देश में सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। महबूबनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। श्री नड्डा ने कालेश्वरम परियोजना का हवाला देते हुए कहा
कि ये संबंधित लोगों के लिए भ्रष्टाचार के अवसर प्रदान करती है। निर्वाचन आयोग ने बिहार और तेलंगाना से राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। मतदान इस महीने की 30 तारीख को होगा। बिहार की सीट जनता दल यूनाइटेड के सांसद महेंद्र प्रसाद के निधन के कारण और तेलंगाना सीट टीआरएस सांसद बंदा प्रकाश के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है। इन दोनों सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना 12 मई को जारी की जाएगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये समिति अन्य मामलों के अतिरिक्त पत्तनों से जुड़ी सड़क और रेल संपर्क परियोजनाओं, फ्लोटिंग जेटी और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के साथ सागरमाला कार्यक्रम की समीक्षा करेगी। बैठक में तटीय क्षेत्रों में बसे समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए सागर तट समृद्धि योजना की नई पहल पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मामलों के मंत्री भूपेंद्र यादव तथा पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ा दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट तथा सम विश्वविद्यालयों के प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। 3.5 घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने गेहूं की आपूर्ति, भंडारण और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 बीघा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति आज नई दिल्ली में सागरमाला परियोजना और उससे जुड़े अन्य मुद्दों की समीक्षा करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ाई। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनसे भारी मात्रा में विस्फोटकों से लदा वाहन जब्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइजी डिमायो के साथ बातचीत करेंगे। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू हो रही है और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले में पाकिस्तान से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि जिस वाहन से आतंकी जा रहे थे उससे भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। एजेंसियों की सूचना मिलने के उपरांत हरियाणा पुलिस ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए बसताड़ा टोल प्लाजा के पास एक इनोवा गाड़ी को रोका, जिसमें 4 आतंकवादी पकड़े। तलाशी लेने पर उनके पास से 3 आईईडी, 1 देशी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 1,30,000 रुपए नगद और 6 मोबाइल फोन पकड़े गए। आतंकियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि हथियारों को पाकिस्तान के खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा द्वारा पंजाब के फिरोजपुर जिले में ड्रोन के द्वारा गिराया गया था।
ये चारों आतंकी विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के लिए तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइजी डी मायो के साथ वार्ता करेंगे। इटली के विदेश मंत्री की केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात होगी। श्री मायो भारत के दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि इटली के विदेश मंत्री की यात्रा से भारत और इटली के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी से उत्पन्न स्थिति और मानसून की तैयारियों की समीक्षा की है। एक उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मार्च से मई तक देश में लगातार उच्च तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी है ताकि प्रदेश, जिला और शहरों के स्तर पर गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए समन्वित प्रयास किए जा सकें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय निर्यातकों से विकसित विश्व के बाजारों में जगह बनाने के लिए अपने कामकाज में विविधता लाने को कहा है। श्री गोयल ने आयात निर्यात बैंक की ओर से कल दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों में कम जोखिम और अपेक्षाकृत कम पूंजी पर बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे कंपनियों की साख बढ़ेगी। उन्होंने 2022 की शुरुआत में वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की भी चर्चा की, जिनमें ओमिक्रॉन की लहर, वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, वैश्विक वित्तीय बाजार व्यवस्था में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव से उत्पन्न स्थितियां शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन संदर्भों में ये सम्मेलन प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड के बाद बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्षों और मंत्रियों ने सबसे पहले भारत को अपना गंतव्य चुना, जिसका ये संकेत है कि भारत ने विश्व में जिस गाथा का सृजन किया है उसमें उनकी अपार अभिरुचि है। श्री गोयल ने 2021-22 में लगभग $675 अरब के बेहतरीन निर्यात और $254 अरब के सेवा संबंधी निर्यात में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए संबंधित पक्षों को बधाई दी। महामारी के कारण आई मंदी के बावजूद यात्रा और अतिथि सत्कार संबंधी क्षेत्रों में ये सफलता हासिल हुई है। 2030 तक के लिए वस्तु और सेवा संबंधी निर्यात का $1 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक साझेदार की पूरे दिल से हिस्सेदारी हो तो ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत तब तक 189 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष के बच्चों को अब तक 3 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए गए। बांग्लादेश सरकार 8 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 181वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्य कार्यक्रम कुश्तिया जिले में होगा। इस अवसर पर संसद की अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी मुख्य अतिथि होंगी। ढाका में संस्कृति राज्य मंत्री के.एम. खालिद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्री टैगोर की पेंटिंग की 1 महीने तक प्रदर्शनी आयोजित करेगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक वृत्त चित्र भी दिखाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खुल गए। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। इससे पहले केदार बाबा के पंचमुखी डोली धाम पर पहुंचे। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा सुगमता से चल रही है। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हो रही है। 12 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
14 मई को क्वार्टर फाइनल और 16 मई को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 17 मई को होगा। मुंबई में कल आईपीएल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में दिल्ली कैपिटल्स की ये 5वीं जीत है, जबकि हैदराबाद की ये 5वीं हार है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल बेल्जियम के डेविड गोफिन को हराकर स्पेन में चल रही मैड्रिड ओपन की पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने गोफिन को 6-3, 5-7, 7-6 से मात दी। उनका मुकाबला अब कार्लोस अल्काराज या ब्रिटन कैमरन नोरी से होगा। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आज हम शहीद शक्तिदान को याद करते हैं। उनका जन्म 6 मई 1824 को जोधपुर में हुआ था। वो असब के जागीरदार के छोटे भाई थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। शक्तिदान अन्य जागीरदारों के साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के विद्रोही सैनिकों में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने आउवा में सितंबर 1857 में और फिर जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश सेना ने आउवा किले पर कब्जा कर लिया और शक्तिदान को पकड़ लिया। नजरबंदी के दौरान ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई। इस वीर शहीद को आकाशवाणी का नमन। आज हम मोतीलाल नेहरू को याद करते हैं, जिनका जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। पेशे से वकील मोतीलाल नेहरू सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने 1907 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के एक प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन में भी मोतीलाल नेहरू सक्रिय रूप से शामिल रहे। पायनियर अखबार ने उन्हें होम रूल लीग के ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि से सम्मानित किया था। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में एक दैनिक समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट भी शुरू किया था। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया। इसे कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा गया।
साइमन कमीशन के गठन के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक समिति की अध्यक्षता की, जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही उन्होंने अपने निवास आनंद भवन को कांग्रेस पार्टी को मुख्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मोतीलाल नेहरू गांधी जी के नमक सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए गुजरात गए। उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार महान राष्ट्रवादी नेता मोतीलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम प्रसिद्ध वकील और स्वाधीनता सेनानी भूला भाई देसाई को भी याद करते हैं, जिनका 6 मई 1946 को निधन हो गया था। गुजरात के वलसाड में जन्मे भूला भाई ने अपनी शिक्षा मुंबई से पूरी की। एक सफल वकील भूला भाई लोगों को स्वराज के बारे में शिक्षित करने के लिए एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1928 में बारडोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई जांच में गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इसी दौरान भूला भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में आए। बाद में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के उद्देश्य से स्वदेशी सभा का गठन किया। सभा को अवैध घोषित कर दिया गया और 1932 में भूला भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1934 में वे गुजरात से सेंट्रल असेंबली के लिए चुने गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अधिकांश कांग्रेसी नेता जेल में थे, भूला भाई ने मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली के साथ देसाई लियाकत समझौता किया, लेकिन ये समझौता विफल रहा। जब इंडियन नेशनल आर्मी के पकड़े गए सैनिकों शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो कांग्रेस ने भूला भाई देसाई सहित 17 अधिवक्ताओं की एक समिति बनाई। भूला भाई बचाव पक्ष के प्रमुख वकील थे। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भूला भाई ने आरोपित सैनिकों के बचाव में जोरदार और भावुक तर्क दिए। भूला भाई देसाई का 6 मई 1946 को निधन हो गया। मुंबई में स्थापित भूला भाई स्मृति संस्थान देश के प्रति उनके योगदान की याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार महान राष्ट्रवादी नेता भूला भाई देसाई को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में जुड़े रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व महानिदेशक सी लाललिंगलियाना का कल मेघालय में निधन हो गया। वे भारतीय सूचना सेवा के 1964 बैच के अधिकारी थे। श्री लाललिंगलियाना 1997 में सेवानिवृत्त हुए। आकाशवाणी समाचार के अतिरिक्त उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों और रक्षा मंत्रालय में भी काम किया था। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में तापमान 24 और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 12 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। विशाल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अखबारों की अहम खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की खुली राह। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से बदल गया राजनीतिक नक्शा। सीटें हुई 90। लोकसभा की सभी 5 सीटों का भी किया गया पुनर्गठन। जनसत्ता लिखता है, कश्मीर विस्थापितों के लिए विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित। राजस्थान पत्रिका का कहना है, जम्मू में 6 और कश्मीर क्षेत्र में 1 विधानसभा सीट बढ़ेगी। लोकसभा क्षेत्र में 18 विधानसभा सीटें होंगी। दिल्ली में फ्री बिजली की राजनीति पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अब मांगने पर ही मिलेगी सब्सिडी। केजरीवाल सरकार का फैसला, नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। भीषण गर्मी पर प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक पर हिंदुस्तान अपील शीर्षक से लिखता है, भीषण गर्मी से किसी की जान न जाए। नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा, हीट एक्शन प्लान जारी करें। दैनिक जागरण की सुर्खी है, खुली मंडी में गेहूं की खरीद साबित हुई सोने पर सुहागा। घटा सरकारी खजाने का बोझ और निर्यात से मिल रही विदेशी मुद्रा। किसानों की भरी झोली, घाटे के बोझ से एफसीआई की लौटी सांस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने गेहूं की आपूर्ति, भंडारण और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 बीघा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति आज नई दिल्ली में सागरमाला परियोजना और उससे जुड़े अन्य मुद्दों की समीक्षा करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ाई। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनसे भारी मात्रा में विस्फोटक से लदा वाहन जब्त किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइजी डी मायो से बातचीत करेंगे। और हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू हो रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।